रिकॉर्डिंग स्टार्ट। पिछली बार हमने जो टॉपिक देखा था कि फेलिंग फॉरवर्ड, कि हमें आगे की तरफ फेल होना है। हमने 2 सेशन पूरे किए, ये तीसरा सेशन है। फेलिंग, जिंदगी में फेल होना बहुत जरूरी। हमने जो भी सीखा है लाइफ में फेल हो के ही सीखा है। एक दिन ऐसा था, हमें खाना नहीं आता था। हजारों बार हम खाने में फेल हुए, तब जाके हम खाना सीखे। हजारों बार हम चलना सीखे, साइकिल चलाना सीखे, कपड़े पहनना नहीं आता था, सोना नहीं आता था, भूख लगी तो समझ नहीं आती थी, रोते थे। सब गिर गिर के ही हमने सीखा है। तो जीवन के अंदर ऐसा कभी नहीं होगा कि आप फेल ही नहीं होंगे। अपने आप पर काबू पाए, तो ये अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते कि अपने आप पर काबू पाए, हर किसी को ये करना होगा। ठीक है। हाँ, बहुत से लोग लगातार असफलता से जूझते हैं। कि बहुत सारे लोग जो है वो असफल, वो स्ट्रगलिंग में है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। वो इस चक्कर में रहते हैं, हमेशा इस स्ट्रगल में रहते हैं दिमाग में कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते। और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो कंसंट्रेशन है वो खुद पे ज्यादा है, दूसरों पे है ही नहीं। और इसी कारण वो असफलता से जूझने वाली जो है ग्रेस में लग जाते हैं। ठीक है। अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते। आप इस प्रक्रिया को खुद पर काबू पाना कह सकते हैं। कि तो इस लाइन का मतलब क्या है, खुद पे काबू पाना? तो इस लाइन का मतलब है कि अपने आप पे से ध्यान हटा के दूसरों पे ध्यान लगाना है। कि मेरी गाड़ी, मेरी सफलता, मेरा दुख, मेरी तकलीफ, ये नहीं कि मैं किसका जीवन बदलूं। रात दिन में उसके बारे में, उसके लिए मैं प्रयत्न करूं, कुर्बानी लगाऊं, मेहनत करूं, और कसम खा लूं कि मैं इस व्यक्ति को किसी भी हालत में ऊपर उठा लूंगा। लेकिन बात शर्त यही है कि आग दोनों तरफ होनी चाहिए। सिलेक्शन कैसे करना है वो एक अलग मुद्दा है, एक दिन हम पूरा अलग से टॉपिक लेंगे। अब हर व्यक्ति को सफल नहीं कर सकते। अब हर व्यक्ति को सफल नहीं कर सकते। ठीक है। हमें उसके साथ काम करना है जो डिजर्व करता है, ना कि जिसको हमारी जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लगातार अपनी सारी ऊर्जा, ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक संदेश है कि वो है खुद पर काबू पाए। ठीक है। आपको सोचने का एक नया तरीका सीखने की जरूरत हो सकती है, जहां दूसरे पहले आते हैं। आपको एक नया तरीका खोजना है सोचने का, जहां दूसरे लोग पहले आते हैं। अगर आपको संदेह है कि स्वार्थी प्रवृत्ति आपको आपको अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने से रोक रही है, तो आपको सफलता के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने और सुधारने की जरूरत हो सकती है। ठीक है। अपने आप पर ध्यान देना बंद करें। जिंदगी में पैराडॉक्स का नमत, इंग्लिश में एक वर्ड है पैराडॉक्स, उसका मीनिंग होता है विरोधाभासी। जीवन बिल्कुल उल्टा चलता है। अगर आपको सुख चाहिए, तो आपको दुख के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आप दुख में मुस्कुरा सकते हो, तो आप सुख के लायक हो। अगर आप गर्मियों में काम कर सकते हो, तो एक दिन एसी में काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है। अगर आप प्रेशर सहन कर सकते हो, तो एक दिन शांति का भी अनुभव प्राप्त करोगे। आप बेइज्जती को अंदर भी तैयार हो उसको लेने के लिए, झेलने के लिए, तो इज्जत भी उतनी ही कक्षा में मिलेगी। जितना बड़ा इडियट बनने को तैयार हो, उतना बड़ा हीरो बन सकते हो आप। जितनी ना इकट्ठी कर सकते हो, उतना आप हाँ भी इकट्ठी कर सकते हो। ठीक है। तो जीवन के नियम बिल्कुल उल्टे हैं। हम लोग सुख की प्राप्ति, शांति की, इन चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन जीवन का असली विकास इन शब्दों के साथ नहीं है। जीवन का असली घड़तर, असली विकास तकलीफ, प्रेशर, है ना, टेंशन, ये अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, कंफर्ट जोन से बाहर आना, इन चीजों के साथ है। तो अपने आप पर ध्यान देना बंद करें। सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। स्वार्थ अंततः न केवल एक आत्म केंद्रित व्यक्ति के आसपास के लोगों को, बल्कि स्वार्थी व्यक्ति खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हो, तो अपना भी नुकसान करते हो। यह व्यक्ति को असफलता की ओर ले जाता है, और क्योंकि यह उसके नकारात्मक मानसिक स्थिति में रखेगा, आपको अपना ध्यान खुद पे रखेगा। तो यदि किसी व्यक्ति को निस्वर्स नर्वस ब्रेकडाउन होने का एहसास हो, किसी को हमने सोचा यार इसको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, एहसास हो, तो आप उसे यह करने की सलाह देंगे कि मनोचिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं, दिमाग के डॉक्टर, तो उनका कहना क्या है कि क्योंकि यह उनका पेशा था, उन्होंने आश्चर्य के लिए मैनेगर ने उत्तर दिया कि अपने घर को बंद करो, रेल की पटरियों के पार जाओ, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ढूंढो, और उस व्यक्ति की मदद के लिए कुछ करो। जब भी आप नर्वस ब्रेकडाउन फील करते हो लाइफ में,
तो अपने पे हटा के कोई अपने जैसा दुखी आदमी हो, जो आपको लगता है मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, उसको पकड़िए और उसको हेल्प करना शुरू कर दीजिए। मेरा मानना है कि ये सच है। ज्यादातर लोग जो अपना सारा ध्यान खुद पर केंद्रित करते हैं, उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कुछ कमी है, कुछ कमी, हमेशा कमी महसूस होगी। इसलिए वे उसे वापस पाने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए, यह कुछ जरूरतें और उनके न होने पर होने वाले सामान्य दुष्प्रभाव के लिए है कि अगर मैं इस संसार में नहीं हूं तो क्या होगा, उसकी इम्पेक्ट कहाँ तक जाएगी, परिवार पे कैसे जाएगी। ठीक है, जरूरत तो नहीं पूरी हो पा रही है क्योंकि उनका कंसंट्रेशन खुद के ऊपर ही है। दूसरों के लिए सोचने की ना उनकी कैपेसिटी होती है, ना उनकी इच्छा होती है, और इसी कारण वो फंसे रहते हैं। जितने भी मैंने लोग, सफल लोग देखे, कुछ करते हुए लोग देखे, कहीं ना कहीं वो लोग कामयाब है इस चीज में कि उनका ध्यान खुद से ज्यादा दूसरों के ऊपर, उनके पास खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता ज्यादा है। एक व्यक्ति यदि वह किसी की मदद करने की कोशिश कर रहा है तो उसके खुद पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना कम है। अगर आप दूसरों की हेल्प के लिए ज्यादा बिजी रहते हो तो अपना ध्यान खुद पे कम रहेगा आप पे, और इन चीजों से निजात पालोगे, खास करके नेगेटिव थिंकिंग से आप निजात पालोगे। अपने आप को बहुत गंभीरता से मत लो। ठीक है, कई लोग खुद को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, वे अकेले नहीं हैं, इन्हें उसकी आवश्यकता है। हल्का हो जाओ, चाहे आपका काम कितना भी गंभीर क्यों ना हो। यह कोई मायने नहीं रखता कि अपने आप को गंभीरता से लेने। हम में से ज्यादातर लोग कैसे सोचते हैं कि हम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम वास्तव में जितने हैं उससे कई ज्यादा है। यस, वी आर वैल्यूएबल। बट याद रखिए, जिस दिन हम मरेंगे उस दिन अद्भुत स्तुति देंगे, हमारे लिए दो चार लाइनें सुनाई जाएगी, और फिर लास्ट में यही हो सकता है कि हमारे बारे में दो चार अच्छी कहानियां लोग बोले। इसके बाद 20 मिनट के बाद लोग खाने के बारे में सोचते हैं। ये जीवन की कड़वी सत्य सच्चाई है। ईश्वर ने सिस्टम ही ऐसा डेवलप किया हुआ है। ठीक है, इसलिए ज्यादा गंभीर मत हो। ठीक है, या सीरियसली काम करना है, लेकिन इतने भी नहीं कि आप पागल हो जाओ और अपना कंट्रोल खो दो। हास्य कलाकार विक्टर बोरिंग ने संक्षेप में कहा कि हंसी सबसे छोटी अवधि है। ठीक है, दूसरों के लिए लगातार मूल्य जोड़ना शुरू करें। दूसरों के लिए लगातार मूल्य, वैल्यू जोड़ना। वैल्यू जोड़ना मतलब क्या होता है? अगर मुझे जो भी शक्ति, भगवान ने शक्ति दिया है, मुझे सेलिंग आती है, जो भी आपको बुद्धि आता है, आप दूसरों को बांटिए। जो भी आता है आपको, जो भी आपको नॉलेज लगता है कि मैं इसमें थोड़ी सी अच्छी हूं, तो अब दूसरों के साथ बांटिए। जब लोग आपके बारे में सोचते हैं तो क्या वे अपने आप से कहते हैं कि मेरा उस व्यक्ति की वजह से जिंदगी बेहतर हो गया, या फिर ये बोलते हैं कि इसके कारण मेरा जिंदगी खराब हो गया? दो में से एक लाइन बोलेंगे। ठीक है, अपनी सोच में दूसरों को पहले स्थान पर रखना, दूसरों की जरूरतों का पता लगाना कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उत्कृष्टता और उदारता के साथ उस आवश्यकता को पूरा करना। राष्ट्रपति कैल्विन कोलिस का मानना था कि कोई भी लीडर अकेले अपने लिए अस्तित्व में नहीं रह सकता। कोई भी आदमी लीडर की, वो लीडर है कि नहीं है, वो लीडर, बड़ा लीडर। देखो, मैं एक चीज और गहरी बात करता हूं कि आप अच्छे स्पीकर होना और अच्छे लीडर होने में अंतर है। जरूरी नहीं है कि एक अच्छा स्पीकर लीडर हो। असली दुनिया में वो लीडर है ही नहीं, क्योंकि लीडरशिप होती है जिम्मेदारी से। आपके पास क्या क्या जिम्मेदारी आपने उठाई है भाई, है ना? तो लीडर मात्र बनता है जिम्मेदारी से। ठीक है, और अच्छे स्पीकर मैंने देखे कि अच्छे, बहुत अच्छे स्पीकर है लेकिन अच्छे लीडर नहीं है। और बहुत अच्छे लीडर मैंने देखे, लेकिन वो, उसको बोलना नहीं आता, स्पीकर नहीं है। ठीक है, लेकिन लीडर बहुत अच्छा है, क्योंकि लीडरशिप पोजीशन नहीं है। वो रोजमर्रोज की जो घटनाएं घटती उनके साथ वो कैसे निपटता है ना? कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है लीडरशिप का। लीडर्स का, मेरा तो ऐसा मानना है कि लीडर का जन्म ही तकलीफों में होता है, मुश्किल हालातों में ही वो उभर के बाहर आता है ना? जब बारिश होती है तो सारे पंछी घोंसलों में चले जाते हैं, लेकिन एक पंछी होता है जो भर बारिश में उड़ता है, वो है ईगल, जो भर बारिश में उड़ता है। तो जब मुश्किलें आती है तो छोटे मोटे पंछी जो है घोंसलों में घुस जाएंगे। लीडर का टाइम आता है कि अभी टाइम है मेरा, तो वो बाहर निकलता है। मेरा मानना है कि मुश्किलों में लीडर ना डबल जोश से काम करता है, ट्रिपल जोश से, 10 गुना रफ्तार, अपनी पूरी शक्तियों को एकत्रित करता है और मजे से काम करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति केल्विन का कहना कि बहुत गहरी लाइन है कि कोई भी लीडर अकेले अपने लिए अस्तित्व में नहीं रह सकता। जब तक उसका कंसंट्रेशन खुद के बारे में है, एक बड़ा लीडर नहीं बन सकता। या किसी बड़ी जरूरतों को पूरा करता है, वो लीडर किसी बड़ी जरूरतों को पूरा करता है। वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कोई बड़ी सेवा करता है, दूसरों के लिए, तभी वो लीडर बन सकता है।
ये लीडर की व्याख्या हमें हमें बचपन में तो यही सिखाया गया। लीडर का मतलब पता है क्या? दादागिरी। मैं किसी पे हुक्म चलाऊं, मैं किसी पे राज करूं, लोग मुझे यस सर बोलते रहे, और दादागिरी का मतलब लीडर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लीडरशिप की व्याख्या ही गलत सोच रहे लोग। लीडरशिप होता है सर्वेंट हार्ट, सेवा, सर्वेंट हार्ट। कोई मुझे पद दे ना दे, कोई मुझे बुलाए ना बुलाए, कोई मुझे जिम्मेदारी दे ना दे, मैं तो घुस जाऊंगा भाई। मुझे किसी की मदद करनी है ना, तो मैं क्यों इंतजार करूंगा। और सच्चाई ये है, पता है, जब आप लायक बन जाते हो तो लोग देखते हैं, यार ये बड़ी शिद्दत के साथ लगा पड़ा हुआ है, आपको कुर्सी भी मिल जाएगा। लेकिन जो कुर्सी के पीछे भागते रहते हैं कि मुझे इज्जत दो मैं लीडर हूं, मुझे इज्जत दो मैं लीडर हूं, असलियत में कुर्सी उनसे दूर भागती जाती है। इसलिए लाइफ में याद रखना, मांगने, अरे अरे वो इज्जत क्या काम की जो मांगनी पड़े। समझो बात को, उसका कोई इज्जत नहीं। इज्जत कमानी पड़ती है, जो कमाते हैं ना वो असली जिंदगी में खुशी देती है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आप अपने परिवार को वह समय नहीं दे पाए जो आप देना चाहते थे। आपके मन में भावना है ऐसे कि यार जो टाइम मुझे परिवार को देना चाहिए था लेकिन मैं नहीं दे पाया। ओके, सुजान वेस्ले ने अपना दिया। लेकिन जो बात मायने रखती है वो यह है कि आप जो लोग आपके लिए महत्वपूर्ण है उन्हें अपना सब कुछ दीजिए। लीडरशिप में अगर मेरे लिए सपोज कि टीम लीडर में कोई वैल्यूएबल है जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो मैं उसको मेरा बेस्ट दूंगा। आई विल गिव माई बेस्ट, जो मैं उसको दे सकता हूँ। ठीक है? आप और ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप खुद पर काबू पाना सीख ले। खुद पर काबू पाना, कई बार अ, मेरा हालत ही टूटा फूटा है, मतलब मेरा ही खट लुटिया डूबी हुई है। अब मुझे मेरे सामने कोई दूसरा आदमी आ गया जिस जो भी टूटा फूटा है, तो उस समय किसकी हेल्प करूं, खुद की कि उसकी? तो उस समय खुद पे कंट्रोल करके जब हम उसकी हेल्प करते हैं तो पता नहीं ईश्वर कैसे वो आपकी भी मदद कर ही देता है। ठीक है ना? तो यही बोल होता है कि खुद के ऊपर काबू पाना। और मेरे जीवन में कई ऐसे प्रसंग हुए हैं कि मैं बहुत प्रेशर में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, लाखों रुपया महीना आ रहा है, अचानक से जीरो हो गया। और उस टाइम पे एक बार देख लिया ना पैसा, फिर उसके बगैर रहना बहुत मुश्किल है। ये दिमाग का प्रॉब्लम है। अगर आपने एक बार 1 लाख देख लिया महीना, अगर आपने 5 लाख महीना देख लिया, एक बार 10 लाख महीना देख लिया, फिर दिमाग स्वीकारता नहीं है 10 से नीचे। कि 10 चाहिए तेरे को, तू 10 का आदमी है, तू 15 का आदमी है। अब बसंती बहन ने कल रात को बोला कि मैं 50,000 का टर्नओवर करती हूँ। अब उसका दिमाग को एक लेवल दे दिया उसने कि 50 से नीचे बसंती मैडम हम अपना बनता नहीं है। अब 50 से नीचे का बाद मांडवल ही नहीं करना है। तो ये लेवल बनाते रहना है और तोड़ते रहना है और दिमाग का एक नया लेवल बनाते रहो। क्या आप कि दे सकते हो इसके बजाय खुद पर ध्यान दे दें कि मतलब हम दूसरों के लिए क्या करें ये बजाय अपने खुद के ऊपर ध्यान देते, तो एक्चुअली वास्तव में ये जीवन नहीं है। जीवन की यही बात है कि जब आप ढूंढोगे जीवन का असली मकसद क्या है, तो जिंदगी का असली मकसद ही यही है कि कुछ अपने लिए प्राप्त करके हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट यू। जितने भी महान लोग होके गए पृथ्वी से, महान शब्द, वो कभी अपने लिए जिए ही नहीं है। वो तो दूसरों के लिए जी गए, क्योंकि उनको जीवन का असली मकसद मिल गया। अपने लिए जीना लीडर लीडर नहीं बन सकता। लीडर वही बनता है जो दूसरों के लिए जीता है। और जिंदगी की असली जो किक बोलते हैं अंदर से, आत्म संतोष, इसको इंग्लिश में सेल्फ सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। आत्म संतोष वो तभी प्राप्त होगा जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो। और हमारा बिजनेस इतना बढ़िया है, हमारा कंसेप्ट इतना बढ़िया है कि आप दूसरों की सेवा करते करते खुद की सेवा कर जाओगे। है ना? अपने आप पर काबू पाए और खुद को देना शुरू करें। मैं अपना जीवन किस पर उड़ेल रहा हूं? कुछ प्रश्न है कि मैं अपना जीवन किस पर उड़ेल रहा हूं, किस पर थोप रहा हूं। मैं किसकी मदद कर रहा हूं जो बदले में मेरी मदद ही नहीं कर सकता। मैं कोई ऐसी मदद करूं किसी की कि वो चाह के भी ना मुझे रिटर्न नहीं कर पाए। उस टाइम की हम लोग तो मदद ही इसलिए करते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए उससे। ठीक है ना? ये हमारी मानसिकता होती है। मैं आप सभी लोग, हम लोग यही मदद करते हैं कि मैं उसकी ऐसे कुछ हेल्प करूं ताकि मुझे कुछ मिल जाए। लेकिन सच्चाई ये है, अच्छा, उन व्यक्तियों को डिफॉल्ट मिल जाता है। जो लोग नहीं सोचते उनको बहुत मिलता है, जो सोचते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। ये कड़वी सनातन मतलब पैराडॉक्स रूल्स ऑफ द लाइफ है कि मैं किसकी मदद कर रहा हूं, बदले में वो मेरी मदद ही नहीं कर पाए।
मैं किसे उठा रहा हूं जो खुद की मदद नहीं कर सकता? मैं ऐसे कौन से व्यक्ति को उठा रहा हूं जो वो खुद खुद की मदद नहीं कर पा रहा है, उठना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है? मैं उसकी मदद कर रहा हूं क्या? मैं प्रतिदिन किससे प्रोत्साहित कर रहा हूं? मैं किसे डेली उत्साह कर रहा हूं? जब आप दूसरों को उत्साह करते हो तो यकीन मानिए आप खुद भी उत्साहित हो जाते हो। जब आप गुलाब बांटोगे तो अपने हाथ में से भी खुशबू आएगा ही आएगा। ठीक है। तो जब आप दूसरों को जो देते तभी तो ये लाइन संसार में मौजूद है कि जो बांटोगे भाई साहब वही मिलने वाला है, वही मिलने वाला है। ठीक है। तो यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। तो हमने अभी तक 9 चीजें देखी। पहला चीजें देखा था हमने कि यह समझे कि एवरेज लोग और सक्सेस लोगों के बीच का अंतर क्या है। असफलता की नई परिभाषा सीखे। ठीक है। सो डोंट बी एवरेज। असफलता से आपको हटा दे। हमने सीखा था कि असफलता में से आपको हटा देना है कि मैं किसी काम में असफल हूं, मैं असफल नहीं हूं। कार्रवाई करे, अपना डर कम करे। डर के अंदर, डर को कंट्रोल करने का सबसे तरीका क्या है? किसी भी चीज से डर लगता है तो उस चक्र से बाहर आने का। जब भी जिंदगी में किसी चीज से डर लगे, चक्र में नहीं फंसना है। ठीक है। क्योंकि डर क्या करेगा? आपको इन एक्शन में लाएगा, इन एक्शन आपको इनएबिलिटी में ले आएगा, और इनएबिलिटी आपको रिजल्ट नहीं देगा। फिर आप ये चक्र से बाहर नहीं आ पाएंगे और उस गुफा में घुस जाएंगे और मानसिक रोगी हो सकते हो आप। ठीक है। तो उसमें फंसने का नहीं है। डर के अंदर भी काम बंद नहीं करने का, डर के अंदर भी लगे रहने का, ईश्वर पे छोड़ के आगे चलते रहने का। जिम्मेदारी स्वीकार करके असफलता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदले। बीते कल को अलविदा कहे, अपने आप को बदले और आपकी दुनिया बदल जाएगी। और अभी हमने जो लेटेस्ट देखा है कि अपने आप पर काबू पाए और खुद के ऊपर ध्यान देना बंद करें। हमें दूसरों पे ध्यान देना शुरू करना है, खुद पर काबू पाना है। इन शॉर्ट, नकारात्मक अनुभवों का सकारात्मक लाभ को समझे। अब नकारात्मक जब तक जिंदगी में अनुभव नहीं होंगे तो उसके बहुत सकारात्मक फायदे हैं। कोई बोलता है सर मैं तो फेल ही नहीं हुआ, तो मतलब ऐसा आदमी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। स्कूल में वो व्यक्ति होशियार है जो सबसे कम गलती करता है, लेकिन कॉलेज के बाद सबसे ज्यादा पैसा, तरक्की और इंटेलिजेंट वही आदमी है जिसके पास सुनाने को बहुत सारी विफलता की कहानियां हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका उद्देश्य किस क्षेत्र में है, कला में है, व्यापार में है, मंत्रालय में, खेल में, कोई रिश्ते में, कुछ भी। एकमात्र तरीका आप आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको जल्दी असफल होना होगा, जल्दी जल्दी असफल होना होगा, बार बार असफल होना होगा और आगे बढ़ते हुए असफल होना होगा। तीनों लाइन अलग है, ध्यान से दोबारा बोलता हूं कि आपको जल्दी जल्दी असफल होना होगा, बार बार असफल होना होगा और आगे की ओर बढ़ते हुए असफल होना है, पीछे की ओर नहीं। ठीक है। कुछ लोग कार्यक्रम से घर चले जाते हैं और उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। कुछ लोग आज होगा मॉर्निंग स्कूल में हो गए। ठीक है। अब मॉर्निंग स्कूल हो गई, अभी मॉर्निंग स्कूल खत्म हो जाएगा, फिर वो अपने काम में लग जाएगा और कोई सुधार नहीं करेगा। आप आए हो, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आई रिस्पेक्ट यू, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा क्रांति लाए हो, बहुत बड़ा सीखने की भावना पैदा करी। एक उम्र के बाद तो ये खत्म ही हो जाती है, लेकिन आपने एक पड़ाव को पार किया है। पृथ्वी पे अगर आज 1,000 करोड़ आदमी है तो मुश्किल से 1% के अंदर हम लोग आ गए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अमेरिका में लाइब्रेरी फ्री होती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको मालूम मालूम है, पूरे अमेरिका में सिर्फ 2% लोग जो है उनके पास लाइब्रेरी कार्ड है। दे यूज द लाइब्रेरी, ओनली 2%। और आपको ताज्जुब होगा, सारी दौलत भी उन लोगों के पास है। आज संसार में 98% लोगों के पास जितनी दौलत है उतनी दौलत सिर्फ 2% लोगों के पास है। और 2% लोगों के पास समझो इसलिए है क्योंकि उनके पास ज्ञान है, नॉलेज है। ज्ञान एक शक्ति है। ठीक है। तो हम 1% में आ चुके हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, जो कला, जो स्किल्स आपने डेवलप करी सीखने की, मॉर्निंग स्कूल में आने का, कल रात को भी आप लोग लगे पड़े थे। ठीक है। तो आप रात सुबह भी आ गए, तो सीखने की जो इच्छा आपने जागरूक की है उसको मरने मत देना लाइफ टाइम तक। आपको विश्वास दिलाता हूं, जिंदगी में आपका पूरे परिवार में उसका इम्पैक्ट आएगा। हो सकता है अभी थोड़ी गालियां भी पड़े, ये लोग क्या हो गया है, कल रात को भी लगे पड़े थे, सुबह उठते ही लग जाते हैं मॉर्निंग स्कूल मॉर्निंग स्कूल, पता नहीं जूम आ गया इन लोगों को तो जूम पे जूम रहे हैं सब। तो ऐसा डायलॉग भी सुनने को मिल सकता है, लेकिन ये अच्छी चीज है। फालतू का गप्पे लड़ाने से अच्छा है कोई ऐसी चीजें सीखे। अरे एक लाइन तो याद रहेगी। चलो आगे आते हैं कि याद रखिए कुछ लोग कार्यक्रम से घर चले जाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते।
वे शो का आनंद लेते हैं, लेकिन उनके सामने प्रस्तुत किसी भी विचार को लागू करने में असफल है। कि वो लोग बस ताली बजाते हैं, घर चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, जो भी आज सीखा है उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करें। लोग लगातार हम घटना को ज्यादा आंकते हैं और प्रक्रिया को कम आते हैं, रिजल्ट को, आउटपुट को वैल्यू ज्यादा है। लेकिन उस आउटपुट को, रिजल्ट को पाने के लिए जो करना पड़े, वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को लोग बहुत इज्जत कम देते। मैं आपको बताता हूँ, हम इतने 22 साल से हैं, हम लोगों के अंदर देखो दो चीज हमारे बिजनेस में, एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। अगर आपको एक्टिव इनकम चाहिए तो आप शानदार रिटेलर बनिए, 50,000 का माल बेचिए, 1 लाख का बेच दीजिए, 2 लाख का बेच दिए। बस इससे ज्यादा तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अकेले, क्योंकि सब कुछ आप अकेले कर नहीं सकते, हर जगह आप जा नहीं सकते। तो ये दो चीजें समझिए, इसीलिए हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। कोई भी महान काम अकेले आप कर ही नहीं सकते, वो गैर टीम का वो पॉसिबल नहीं है। तो जब जब हम अपना मकान बनाते हैं, तो सोच समझ के बनाइए, क्योंकि उसी मकान में आपको रहना है। ईंटें, सीमेंट, जो भी है बढ़िया रखना है। तो आप जो टीम बनाते हो ना, उसमें कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अपना पैरामीटर होना चाहिए, मेरे 12 कमांडो ऐसे होंगे, तो वैसे ही कमांडो होने चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो मेरे 12 कमांडो जो होंगे ना, वो 12,000 लोगों पे भारी पड़ने वाले कमांडो होना चाहिए। ठीक है, तो टीम उसको नहीं कहते कि जो आपके साथ भीड़ होती है। टीम सिलेक्शन होता है। ठीक है, सिलेक्शन की ये टीम है कि सर 12,000 का स्ट्रक्चर है मेरा, लेकिन ये 12 लोग मेरे कमांडो है। तो वो टीम है जो दिख रहा है, कस्टमर है, रिटेलर है, वो टीम अलग अलग मायने रखती है। ठीक है, हम घटनाओं को ज्यादा रिजल्ट देते हैं। जैसे हमने एक सिस्टम बनाया है, 6 6 6 6 6, 4 बेजिक्स। ओके, हमने पूरा, अभी हम बहुत जल्दी इसको, बहुत दिन हो गए, वापस इसको रिपीट करेंगे। बहुत जल्दी ही आपको धीरे धीरे मैं इसकी तरफ वापस लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हम जिंदगी में चाहे कितनी भी ट्रेनिंग ले ले, कितने भी साल लग जाए, भाई साहब ये ऐसी ऐसी प्रक्रिया है जो हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन मेरे को इतना कन्विक्शन हो गया इसकी गहराई में, मैं इतना समझा हूं, जितनी मैंने किताबें पढ़ी, समझा हूं सिस्टम के बारे में, तो मुझे उसकी इज्जत और वैल्यू और उसका शक्ति मालूम है कि अगर हम इसको पकड़ के रखेंगे तो कभी भी ग्रोथ डाउन नहीं आएगा। हमें जो चाहिए वो सारी चीजें यहीं से प्राप्त हो जाएगी। तो सिस्टम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना है, ऑक्सीजन क्यों करना है, फिर फिर आ गया इसके बाद लिस्ट बनाना, कांटेक्ट करना, प्रेजेंटेशन देना, फॉलोअप करना, और 6 6 6 6 6 6 जो हमने डिजाइन किया है, 6 नेवर, 6 पावर, 6 बेजिक, 6 कोर, 6 वैल्यूज, है ना, 6 स्किल्स, कि ये 6 6 6 6 6, अगर हम इसको पकड़ के, इस ये प्रक्रिया है एक्चुअली, इस प्रक्रिया को अगर किसी ने मोहब्बत कर ली, इस प्रक्रिया को किसी ने अगर अपना जीवन बना लिया, तो यकीन मानिए उसका बिजनेस कभी डाउन जा ही नहीं सकता है। क्योंकि ये एक्चुअली जो प्रक्रिया है ना, वो मेरे को लग रहा है कि कई 100 साल का एक्सपीरियंस है उसके अंदर, 100 साल का। ये मुझे भरोसा आ गया है, कन्विक्शन आ गया अब चीजों का। आगे बढ़ते हैं, मुद्दा भटक जाएगा, लेकिन मेरा बात है कि प्रक्रिया जो है वो सिस्टम है। जो आदमी सिस्टम को प्रेम करता है, रिजल्ट वहां उसके घर पे दासी बन के बैठती है। लेकिन जो रिजल्ट के पीछे भागते रहते हैं, तो उसका ध्यान प्रक्रिया पे है ही नहीं, प्रक्रिया पे है ही नहीं। अगर आपका ध्यान कि नहीं नहीं, किस तरीके से मैं डेली कसरत करूं, उस चक्कर में है, तो आपको बॉडी शेप में आएगी कि नहीं आएगी इसका टेंशन मत ले तू। टेंशन लेना है तो हर रोज कसरत कैसे करूं, योगा कैसे करूं, उसका टेंशन ले तू। बाकी रिजल्ट की चिंता छोड़ दे। 90% लोग, हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट की चिंता ज्यादा करते हैं कि कैसे मेरी बॉडी कम होगी, कैसे होगी, और तू कसरत कर नहीं रहा है तो कैसे रिजल्ट आएगा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा, बात यह है। आपके लाभ, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉइस ब्रदर्स कहते हैं कि सफलता में रुचि रखने वाले व्यक्ति को असफलता को शीर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया का एक स्वस्थ अपर्याप्त हिस्सा समझना सीखना जरूरी है। ये जो बड़े बड़े डॉक्टर है वो कहते हैं कि असफलता, तुमको सोच के ही चलना है कि मैं जीवन में असफल हो सकता हूं। तुम कोई महात्मा नहीं हो कि असफल होंगे ही नहीं, इसको आना ही है। सफलता की राह में असफलता कंफर्म है। ठीक है, सफलता की प्रक्रिया में प्रतिकूलता और उससे होने वाली असफलता की अपेक्षा की जानी चाहिए।
और उन्हें उसके बिल्कुल महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखना जाना चाहिए। वास्तव में प्रतिकूलता के कई लाभ हैं। एक्चुअली प्रतिकूलता के कई लाभ है। प्रतिकूलता को स्वीकार करने और उससे जूझने के लिए इन कारणों का विचार करें। क्या क्या कारण है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कि प्रतिकूलता लचीलापन पैदा करती है। प्रतिकूलता मतलब जो वातावरण तुम्हारे खिलाफ है, जो वातावरण तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे साथ वाला नहीं। प्रतिकूलता अवरोध महसूस करते हो तुम जब, तो वो तुम्हारे लिए कितना अच्छा काम करती है। देखते हैं, जीवन में प्रतिकूलता और असफलता से बढ़कर कोई चीज लचीलापन पैदा नहीं करती। 1980 के दशक में मध्य में टाइम पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में इसका वर्णन किया गया था। इन लोगों के समूह का अविश्वसनीय लचीलापन, जिन्होंने अपना धैर्य खो दिया। एक कंपनी, मतलब किसी लोगों ने नौकरियां खो दी, तो उन्होंने 2-3 बार नौकरी खो दी, लेकिन जो लोगों ने 2-3 बार नौकरी खोली, उनका आत्मविश्वास बहुत बड़ा था, क्योंकि उनको नई नौकरी मिल गई थी और बेटर ही मिली है। ठीक है, लेकिन जो लोग कभी डेयरिंग नहीं किया डर के कारण, तो वो उनके जीवन में इतना क्रांतिकारी नहीं हुआ। ठीक है ना। अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिकूल परिस्थिति को स्वीकारना होगा और असफलता को नियमित बनाना होगा। असफलता को नियमित बनाना होगा और आपके जीवन का ये हिस्सा है। अगर आप असफल नहीं हो रहे हो, तो यकीन मानियो कि कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। ट्रस्ट में, अगर आप असफल ही नहीं हो रहे हो, क्योंकि असफलता तो उन उन लोगों के भाग्य में होती है जो मेहनत करते हैं। अगर आप असफल ही नहीं हो रहे हो, शाम तक आप असफल हुए ही नहीं आज, तो कुछ किया ही नहीं आपने। प्रतिकूलता परिपक्वता का विकास करती है। ठीक है। अमेरिकी नाटकर विलियम्स ने कहा है कि अच्छे लोग अच्छे होते हैं क्योंकि वे असफलता के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अच्छे लोग अच्छे होते हैं क्योंकि वो असफलता से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हमें सफलता से बहुत कम ज्ञान मिलता है। याद रखना, सफलता से बड़ा कोई शत्रु नहीं है इंसान का। एक छोटी सी सफलता आपका दिमाग खराब कर सकती है। आपका द इंग्लिश में कहावत है, द बिगेस्ट एनिमी इज योर सक्सेस। सबसे बड़ी जो शत्रु है आपका, आपकी कोई सफलता ही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। और असफलता से जितना आप सीख सकते हो, सफलता से सीखने में कुछ ज्यादा होता नहीं है, अच्छे लगता है, लेकिन सीखने का तो आपको सिर्फ असफलता में ही मिलेगा। ठीक है। हाउ मच यू आर कंफर्टेबल विद द डिसकंफर्टेबल विल डिसाइड योर फ्यूचर। प्रतिकूलता स्वीकार्य प्रदर्शन की सीमा को धकेलती है। ठीक है। प्रतिकूलता मतलब लिमिट को बढ़ाती है। प्रतिकूलता अधिक अवसर प्रदान करती है, अधिक अपॉर्चुनिटी पैदा करती है। समस्या को खत्म करने से हमारी क्षमता सीमित हो जाती है। जब हम समस्या को ही खत्म कर देते, तो अपने आगे बढ़ने की जो संभावना है ना, उसको भी खत्म कर देते। जितने भी सफल उद्यमियों, उनमें से प्रत्येक के पास उनके बातें, जितने भी सफल उद्यमी हैं, उनके पास हजारों कहानियां हैं। अब उनके साथ बैठोगे तो उठ नहीं पाओगे, इतनी सारी। ये बोला मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, उसमें मैं फेल हो गया, इसमें फेल हो गया, इसमें फेल हो गया, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। फेल हो गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़। शोक नहीं मनाते, शोक नहीं। जो शोक मनाता है अपनी असफलताओं का, वो रुक जाएगा। जो अपनी असफलताओं से सीख लेता है, यार ये गलती हो गया, आगे से नहीं करना है, ऐसा इस रास्ते नहीं जाए, ये तरीका बराबर नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बस वो सीख लिया, सीख ले ली और भूल जाके आगे बढ़ गया। तो आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है। प्रतिकूलता नव प्रवर्तन को प्रेरित करती है। एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई बीच में, भूलने के बाद पे। एक साधु था और उसका एक चेला था। नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो एक लड़की आई और साधु को बोला कि महाराज मैं तैर नहीं सकती, मुझे उस पार जाना है, तो आप तो जा ही रहे हो, तो क्या आप मेरी मदद कर दोगे? तो महाराज ने बोले क्यों नहीं। उनको उठाया और नदी पार करवा दिया। तो वो लड़की तो चली गई। साथ में दोनों साधु और चेला भी चलते रहे, काफी देर तक चलते रहे। फिर चेले ने बोला कि महाराज आपसे एक प्रश्न है। बोलिए बोलिए। कि आपने तो मुझे बोला था कि हमें किसी भी स्त्री को जो है इस तरीके से छूना नहीं है, आप तो उसको उठा के उधर लेके आए। बोले अरे रे, तू अभी भी लेके घूम रहा है, मैं तो उसको कब का नदी किनारे उतार के आ गया हूं, तू अभी भी उसको लेके घूम रहा है। तो वक्त के साथ
कुछ चीजें, अगर कुछ घटनाएं बुरी हो गई है जीवन में, तो उसको उतार के चलना सीखिए, आगे वहीं उतार दीजिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, जो अच्छा, बुरा अनुभव एक्चुअली बुरा तब होता है जब आप उसको सुख सीखने, अगर आप सीख लेते, तो वही आपकी जिंदगी का सबसे कीमती पल है, जो आपको बेस्ट सबक सिखाता है। ठीक है, हमें याद रहता भी नहीं, हमें बहुत अच्छे पल और बहुत बुरे पल, ये दो ही चीज याद है, बीच का कुछ भी याद नहीं आपको। सोच के देखो ना, आपकी 45 उम्र हो गई है, तो आपको जिंदगी के सबसे भारी गंदे दिन याद है, और भारी एकदम पीक वाले सबसे बढ़िया शानदार खुशी वाले दिन याद है, बाकी कुछ याद नहीं है। और ये भी ईश्वर की लीला है, सब कुछ याद रहता ना तो तुम पागल हो जाते। प्रतिकूलता प्रतिकूलता नव प्रवर्तन को प्रेरित करती है, कि विफलता जो है ना, वो नई कुछ बनाने की आपको प्रेरणा देता है। विपत्ति अप्रत्याशित लाभ की याद दिलाती है। विपत्ति जो बहुत सारी तकलीफ है ना, भूतकाल में ऐसी हुई है कि कुछ ढूंढ रहे थे, किसी समस्या का समाधान कर रहे थे, और उसमें कोई अच्छी चीज मिल गई। जैसे कि अ, आज चूहा है ना, तो चूहा सबसे बड़ा तब तकलीफ है, लेकिन आपको पता है, चूहे ने हजारों लोगों का घर पाल के रखा है। उसको मारने के लिए पिंजरे बनाने वाली कंपनी चल रही है, उसको मारने के लिए दवाई की कंपनियां चल रही है। कंपनी, अब कंपनी चलेगी तो भाई साहब कितने लोगों को रोजगारी, मतलब ये कहो कि चूहे ने हजारों लोगों का घर पाल के रखा है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे कई बार होते हैं कि हम ढूंढ रहे थे कुछ, किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं और इसमें कोई आविष्कार मिला है। ऐसे लगभग 60% टाइम चीजें ऐसा हुआ है कि ढूंढ कुछ और रहे थे, मिला कुछ और। ठीक है ना? प्रतिकूलता प्रेरित करती है कि भाई, प्रतिकूलता मोटिवेट करती है। अब एक कुत्ता था, बुलडॉग, पूरा जबरदस्त ताकतवर एकदम, और एक छोटा सा खरगोश। कुत्ते ने खरगोश को देखा तो भागा उसके पीछे, और भाई साहब जो दोनों भागे, लेकिन खरगोश हाथ में नहीं आया। खरगोश बिल में घुस गया। कुत्ता हाँफता हुआ जाके बोलता है, तेरी बात तू जीत गया, लेकिन एक बात बता, तू बाहर आ, थोड़ा एक क्वेश्चन का। बोला नहीं नहीं, तू खा जाएगा मेरे को। बोला मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दे, कि तेरी टांगे मुझसे कई गुना छोटी है, तेरा शरीर भी मुझसे कई गुना छोटा है, तेरा शरीर भी मुझसे, मतलब हर तरीके से मैं तुझसे डबल हूं, डबल नहीं 10 गुना हूं मैं तेरे से, लेकिन तू फिर भी मेरे हाथ में क्यों नहीं आया, इतना बता दे। तो बोला देख, कोई बड़ा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि तू खाने के लिए दौड़ रहा था और मैं जीने के लिए दौड़ रहा था। तू खाने के लिए दौड़ रहा था और मैं जीने के लिए दौड़ रहा था। बस तेरी दौड़ में और मेरी दौड़ में इतना ही अंतर है। ठीक है? तो जब कोई आदमी, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ज्यादातर लोग इसलिए काम करने लगते हैं। इंसान दो ही कारणों से काम करता है, या तो किसी सुख की प्राप्ति के लिए, या किसी दुख से निकलने के लिए। और दुख से निकलने के लिए वाले लोग ज्यादा है, 98% लोग काम कर रहे हैं, तो उनको कोई भारी दुख है, उस दुख से वो मुक्ति पाना चाहते हैं। ठीक है? तो एक्चुअली दुख और तकलीफ ना तुम्हें जिंदगी की एक बड़ी वजह देंगे, एक स्ट्रांग रीजन देंगे फाइट करने का। अगर दो आदमी फाइट कर रहा है ना, तो पता कौन जीतता है? ताकतवर नहीं जीतता, जीतता है रीजन, जीतता है किसके पास स्ट्रांग, मजबूत और ईमानदार रीजन है। दो आदमी रिंग में उतरे, आप बोले कि भाई तू क्यों उतरा रिंग में? सर मैं इसलिए रिंग में उतरा हूं कि इनाम रखा है 20 लाख रुपया। दूसरे को पूछा तू क्यों रिंग में उतरा है भाई? बोला सर 20 लाख रुपया इनाम है, और मेरा माँ जो है सर, उनको हॉस्पिटलाइज में रखा है, डॉक्टर ने बोला है अगले 7 दिन में 20 लाख जमा करा दे, नहीं तो माँ चली जाएगी। और सर कसम भवानी की, आज 20 लाख के लिए मैं इसको सूली पे चढ़ा दूंगा। तो दोनों की बॉडी सेम हो सकती है, डबल भी हो सकती है, लेकिन इसके पास रीजन बहुत स्ट्रांग है। जब रीजन स्ट्रांग होता है तो जीतने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कई लोग ना इसको उल्टा मान लेते हैं, कि मैं गरीब हूं क्योंकि सर मैं एक्चुअली गरीब हूं। आदमी पैसों से कम, मुझे तो लगता है सोच से बहुत गरीब है, सोच से बहुत गरीब है। हर बुरे अनुभव से लाभ खोजे। आपको अपने माइंड को डेवलप करना है कि हर विषम परिस्थिति में कैसे फायदा उठाऊं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सुबह उठूं और
अच्छे अच्छे लाभकारक आइडियाज मुझे मिल जाए, अच्छी अच्छी चीजें मेरे साथ हो जाए, तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें माइंड को ट्रेंड करना है कि हर विषम परिस्थिति में मैं अपना फायदा निकाल लूंगा। हर तकलीफ से मैं अपना फायदा, इस परिस्थिति को मैं अपने फेवर में कैसे लेके आऊं ना, वो नजर रखनी। ठीक है, न कि उसने मेरा आज क्या नुकसान कर दिया। हमने 10 पॉइंट देखे। 10वां पॉइंट देखा कि हर बुरे अनुभव से आगे गुजरना है। हम जोखिम उठाए आगे बढ़ने के लिए, असफल होने का कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, जोखिम तो उठाना पड़ेगा आपको, जोखिम तो उठाना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो है, जब एक व्यक्ति हिचकिचाता है क्योंकि वह खुद को हीन समझता है, छोटा समझता है, जबकि दूसरा व्यक्ति गलती करने और श्रेष्ठ बनने में व्यस्त रहता है। दूसरा आदमी ज्यादा गलती करता है और श्रेष्ठ बनने की रेस में लगा रहता है। जो गलती से बचता है, जो जोखिम लेने से बचता है ना, वो कुछ कर नहीं पाएगा लाइफ में। आप कैसे तय करते हैं कि कोई गतिविधि जोखिम के लायक है या नहीं? ठीक है, क्या आप उसे अपने डर के आधार पर तय करते हैं? नहीं, आपको कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो आपको डराती है। क्या आपको उससे सफलता की संभावना के आधार पर तय करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि यह भी जवाब है। जोखिम का मूल्यांकन आपके अंदर पैदा होने वाले डर या आपकी सफलता की संभावना के आधार पर नहीं, बल्कि लक्ष्य के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। प्राइस ऑफ द गोल, उसके आधार पर दाव पे क्या लगा है। और इंसान हर वो बाजी जीतता है जिस बाजी में वो अपना सब कुछ डाल देता है। इसको मालूम है मेरा आखिरी दाव है, उल्टा गया तो गया, तो वो बाजी हमेशा जीत जाता है। लेकिन कोई आखिरी दाव खेलना सबकी बस की बात नहीं होती है। जीवन में कोई सुरक्षित स्थान या जोखिम मुक्त गतिविधि है ही नहीं। ये सनातन सत्य अपने दिमाग में सेट कर दो कि जीवन में कोई सुरक्षित स्थान नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां तुम सुरक्षित हो। ठीक है, और ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जिसमें जोखम ना हो। चलो, बच्चे पालना, तुम रात दिन मेहनत करते हो, माँ बाप इतनी मेहनत करता है, बच्चा बड़ा होता है, कोई गारंटी है क्या कि बच्चा तेरा होगा? तूने सब कुछ दे दिया। कोई गारंटी है? अपना बच्चा का कोई गारंटी ले सकता है कि ये मेरा ही होगा? नहीं ले सकते ना। कोई, सत्य मानो कि इसकी कोई सफलता की ना कोई गारंटी है ही नहीं। हेलन केलर, लेखिका, वक्ता और विकलांग व्यक्तियों की वकील, ने जोर देकर कहा कि सुरक्षा ज्यादातर एक अंधविश्वास है। सुरक्षा एक अंधविश्वास है। कोई सुरक्षित नहीं है पृथ्वी के ऊपर। तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यह प्रकृति में मौजूद है ही नहीं। सुरक्षा नाम की कोई चीज है ही नहीं। नहीं, मनुष्य के बच्चे इसे समग्र स्वरूप से अनुभव करते। खतरे से बचना लंबे समय में सीधे जोखिम से ज्यादा सुरक्षित नहीं है। जीवन या तो एक साहसिक कार्य है या कुछ भी नहीं। जीवन या तो एक साहसिक कार्य है या कुछ भी नहीं है। जीवन में हर चीज जोखिम लेकर आती है। जीवन में हर चीज जोखिम लेके आती है। ठीक है, अब कोई, मैं आपसे पूछूं कि क्या शादी करने में जोखिम नहीं है क्या? है ना? फिर भी लोग करते हैं कि नहीं? बड़े मजे से करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। तो वो डेयरिंग है कि भाई जो भी जोखिम है सर मैं लूंगा, लेकिन शादी करूंगा सर मैं। वो रिस्क वो मैं जोखिम लेने को रेडी हूँ। आप कन्विंस नहीं कर सकते 21 साल के लड़के को कि तू बहुत जोखिम है, इसमें मत पड़। वो कूद कूद के पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बोले सफलता के लिए, बोला सर सोचना पड़ेगा, है ना। यह सच है कि अगर आप कुछ साहसिक करने की कोशिश करते तो आप विफलता का जोखिम उठाते हो, क्योंकि आप इसके चूक सकते हो, फेल हो सकते हो। अगर, लेकिन अगर आप स्थिर रहते हैं, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो भी आप विफलता का जोखिम उठाते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जोखिम न उठाना सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम न उठाना सबसे बड़ा जोखिम। भाई साहब, आज मैं बड़ौदा की बात करूं तो बड़ौदा में जीएसएफसी है, गुजरात फर्टिलाइजर है ना, रनौली के पास। अगर उसमें कुछ हो जाए ना, तो पूरा बड़ौदा नक्शे से गायब हो जाए। किसी ने इतना भारी जोखिम खेल लिया।
हम लोग तो इधर अपना 2 वक्त का रोटी में बिजी है, कोई लोग इतना जोखिम लेके खड़ा है, आकाश में कुछ ऐसा कर दिया, अगर उधर कुछ गड़बड़ी हो जाए ना आकाश में, पृथ्वी खलास हो जाए। ये केवड़िया का डैम छोटा सा नमूना है, अगर वो टूट जाए ना तो ये बड़ौदा नक्शे से गायब हो जाए। नक्श एक था बड़ौदा, पता नहीं किधर था, मिलेगा नहीं बैटरी लेके ढूंढने में भी। लोग इतना इतना डेयरिंग कर लेते, और साला हमसे ना लाख 2 लाख 5 लाख कमाने का डेयरिंग भी नहीं हो पाता है, समझ रहे हो? तो जब आप डेयरिंग नहीं करते हो, दुनिया में इतने लोगों ने जोखम ले लिया है कि हमारे हिस्से का भी वो जोखम ले लिया है। हम तो अपना घर पे प्लान नहीं कर पा रहे घर बनाने का, लेकिन कुछ लोग चांद पे सोसाइटी बनाने का डेयरिंग कर रहे हैं, है ना? तो जोखिम लेना, जब आप जोखिम नहीं जिंदगी का, आपको बताऊं, आप जब ट्रेन में बैठते हो तो कभी जाके नहीं देखते हो कि जो ड्राइवर है वो है कि नहीं है आगे। हम बस डब्बे में बैठते, डब्बे में उतर जाते हैं। अब वो कौन चला रहा है पता ही नहीं है, उसने दारू पिया है कि नहीं पिया है मालूम ही नहीं है, और ज्यादातर केस में तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, फिर भी विश्वास करके बैठते उतर जाते हैं। रिक्शा वाले को कभी पूछते हैं कि तुझे रिक्शा आती है कि नहीं आती है, बैठते उतर जाते हैं। ऐसे जिंदगी में हजारों जोखिम लेते हैं भाई साहब हम, लेकिन ध्यान नहीं है, इसलिए तुम कंफर्टेबल हो। तो जिंदगी में जोखिम उठाना पड़ता है। डोंट डेयर ट्राई पीपल, जो हिम्मत नहीं करते और जो हिम्मत करते हैं, है ना, वे अवसरों का विरोध करते हैं। जो हिम्मत नहीं करते ना, वो अवसरों का विरोध करते हैं, और दूसरे लोग अवसरों को ढूंढते हैं। वे अपनी जिम्मेदारी को तर्क संगत बनाते हैं, वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, वो तर्क संगत करते हैं। ये मेरा काम नहीं, एक्चुअली ये उसका काम है, इन लोगों का काम है, ये लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, बाकी मेरा बरोबर जा रहा है, उसको छोड़ के पूरी दुनिया खराब है, ये उनकी सोच होती है। वे असंभवताओं का अभ्यास करते हैं, वो मास्टर होते हैं कि काम कैसे नहीं होगा। वे असंभवताओं से पोषित होते हैं, मतलब वो असंभावनाएं जो फेलियर होने की जो असंभावनाएं जो होती है ना, उसमें कैसे बड़े हो सकते हैं, तो वो क्रिएट करते हैं। वे उत्साह की वर्षा करते हैं, और ये उत्साह को हवा देते हैं। उत्साह को हवा देना, वे अपनी कमियों की समीक्षा करते हैं, वे अपनी कमियों का सामना करते हैं, वे असफलता से पीछे हट जाते हैं, वे अस वे यह पता लगाते हैं कि दूसरे लोग असफल क्यों हुए, वे इसमें शामिल व्यक्तिगत लागत को स्वीकार करते हैं। कोई भी सफलता में व्यक्तिगत लागत होती है, उसको व्यक्तिगत, मेरी तरफ से क्या मेरा जाने वाला, उसकी जिम्मेदारी लेते। वे लागत को अपनी जीवन शैली में शामिल कर लेते, लागत को अपनी जीवन शैली में शामिल कर लेते। वे लक्ष्य को आनंद से बदल देते, लक्ष्य को आनंद से बदल देते, और दूसरे वो लोग, वे लक्ष्यों में आनंद पाते, वे लक्ष्यों में आनंद पाते, वे इस बात पर खुश हो जाते हैं कि वे असफल नहीं हुए, इस बात से खुश हो जाते हैं कि मैं असफल नहीं हुआ। वे असफलता से नहीं बल्कि निरर्थकता से डरते। तो निरर्थकता क्या है? कुछ न करना, कुछ न करना, कि आज का दिन खाली गया, मजा नहीं आया, कुछ तो करना चाहिए था, कुछ तो मिलना चाहिए था, किसी को भी बात तो आज का दिन फालतू का फोगट चला गया। वो निरर्थकता, उनको डर लगता है, खालीपन से डर लगता है, और वो लोग खुश हो जाते कि आज तो मैं सफल ही नहीं हुआ, मजा आ गया। वे काम खत्म करने से पहले आराम करते, काम खत्म करने से पहले आराम करते, और ये वे आराम करने से पहले काम खत्म कर लेते। ये गहरी लाइनें दोबारा बोलता हूं, वे काम खत्म करने से पहले आराम करते, और ये लोग आराम करने से पहले काम को खत्म कर देते। वे नेतृत्व का विरोध करते, लीडरशिप का भयंकर विरोध करेंगे ये लोग। वे नेताओं का अनुसरण करते, सबमिशन होता है उनको, ठीक है। जो कृष्ण ने बोला अपने को करने का, मामा तो मामा ठोकना बोला, बोला तो अपलाइन बोला ठोकने, तो बोल ठोक दिया मामा को भी, ठीक है। वे वे अपरिवर्तित रहते हैं, वो कभी बदलना नहीं चाहते, वे परिवर्तन को मजबूर कर देते, वे समस्या को दोहराते हैं, वे समाधान की तलाश करते हैं, वे अपनी प्रतिबद्धताओं पर पुनः विचार करते हैं, वो अपने कमिटमेंट के ऊपर सो के गलती से फालतू का कमिटमेंट ले लिया, साला अपन कमिटमेंट ले लिया, फालतू का गलत कमिटमेंट ले लिया, और वो वे अपने निर्णयों को, वे अपनी
प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हैं, अपना कमिटमेंट को हर विषम परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कुछ कुछ भी हो जाए, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं साला खुद की भी नहीं सुनता। वे अपने निर्णयों को पलट देते हैं, अपने निर्णयों को वो पलट देते हैं। ठीक है, वे अपने निर्णय को अंतिम रूप तक लेके जाते हैं। आदर्श वाक्य, मैं कुछ भी महान करने की कोशिश करके असफल सफल नहीं होना चाहता। मैं कुछ भी महान करने की कोशिश करके सफल नहीं होना चाहता, बजाय इसके कि मैं कुछ भी महान करने की कोशिश करके असफल होने का जोखिम उठाऊं। आदर्श वाक्य क्या है? कि मैं कुछ भी महान करने की कोशिश करके असफल होना चाहता हूं। कि हमें असफल होना बहुत जरूरी है, लाइफ के अंदर जोखिम लेना पड़ेगा। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि वे निम्नलिखित 6 जालों में से अधिक में फंस जाते हैं, कि वो लोग फंस जाते हैं। कौन सी जाल में फंस जाते हैं वो लोग? शर्मिंदगी की जाल। कि कहीं मैं, लोग मुझे कैसे देखेंगे मैं अगर असफल हो गया। तो शर्मिंदगी की जाल में फंसना नहीं है, थोड़े से बेशरम हो जाओ। ठीक है। तर्क संगत का जाल, तर्क संगत की जाल में नहीं फंसना है। अवास्तविक उम्मीद का जाल, उम्मीद बहुत बड़ी है उनकी, है ना। अवास्तविक उम्मीद, अगर मैं बोलूं कि मुझे 6 पैक, अगले 6 महीने में मैं 6 पैक बॉडी बना दूंगा, तो अवास्तविक उम्मीद है ये। अब तेरा वजन 80 किलो है, तू सोच रहा है कि 3 महीने में उतार दो, तो भाई साहब तेरी उम्मीद है वास्तविक है। 1 महीना उपवास करता है, 1 महीना तू डाइटिंग करता है, फिर तू वापस छोड़ देगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी उम्मीद है वास्तविक। तूने इकट्ठा किया 10 सालों में, और तुझे उतारना है 6 महीनों में। टाइम तो दे थोड़ा। ठीक है। निष्पक्षता का जाल, कि ये सही और ये गलत। समय का जाल, ठीक है। और प्रेरणा का जाल, कि कोई आएगा और मुझे मोटिवेट करेगा तो काम करूंगा, नहीं तो मैं तो पड़ा रहूंगा कोने में। जो लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, वो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं कामयाब। देखो, वही जिंदा रहता है जो खुद को मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि हर दम तुम्हारा कोई सीनियर तुमको मोटिवेट करने नहीं आएगा। आ गया है, आ रहा है, गुड लक। तुम्हें फोन आ गया, गुड लक। लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा ही होगा कि जब तुम बड़ी समस्याओं में होंगे, तो कोई नहीं होगा वहां, तो तुम्हें ही खुद को यह सिखाना होगा कि खुद को कैसे मोटिवेट करे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे चले। ठीक है। सुनिश्चित करें कि आप उचित संख्या में गलतियां करें। बहुत बड़ी गहरी लाइन है। ठीक है। सुनिश्चित करें कि आप उचित मात्रा में गलतियां कर रहे हैं। जो गलती नहीं कर रहे मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा है। मुझे पता है कि कुछ कुछ लोगों के लिए स्वाभाविक है, लेकिन बहुत से अधिकारी गलती से इतने डरते हैं कि वे अपने संगठन को जांच और प्रति जांच के साथ कठोर बना देते हैं। नवाचार को हतोत्साहित करते हैं, और अंततः में खुद को इस तरह से संचरित करते लेते हैं कि उस तरह के अनोखे अवसर को खो देते हैं जो किसी कंपनी को आसमान छूने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए अपने रिकॉर्ड पर नजर डालें, और यदि आप एक सिर्फ वर्ष के अंत में आते हैं और देखते हैं कि आपने कोई गलती नहीं की है, तो मैं कहता हूं कि भाई, आपने यह सब कुछ नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। यदि आप अपने हर काम में सफल हो रहे हैं, तो आप शायद खुद को पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि पर्याप्त रूप से जोखिम नहीं उठा रहे आप। यदि आप पहली बार में सफल हो रहे हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम में सफल हो गए, गुड लक। लेकिन याद रखना, यदि आप पहली बार में सफल हो रहे हैं, तो कुछ और कठिन प्रयास करें विफल होने के लिए। अधिक जोखिम लेने की इच्छा शक्ति सफलता प्राप्त करने की एक प्रमुख कुंजी है। ठीक है। और आपको आश्चर्य हो सकता है कि यह दो बहुत अलग अलग प्रकार की समस्याओं को हल कर सकती है, जोखिम लेना। तो अभी हमने 11 चैप्टर पूरे कर लिए, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब सिर्फ 4 बचे, तो अगली बार इसको कवर करेंगे। कि यदि पहली बार में अगर आप सफल हो जाए, अगर आप फर्स्ट टाइम में ही सफल हो जाए, तो कुछ हार्ड प्रयास करें फेल होने का। तुम्हें बेचैनी होनी चाहिए कि मैं फेल क्यों नहीं हुआ, साला मैं सफल ही क्यों हो रहा हूं। तो बेचैनी होनी चाहिए, सफलता के लिए नहीं, असफलता के लिए। 8-10 बार असफल होना, देखिए, अगर आप पहली बार असफल हुए तो आपको मिलेगा 0। 2 बार असफल हुए तो 2 शून्य। 3 बार असफल हुए तो 3 शून्य। 4 बार असफल हुए तो 4 शून्य। 5 बार असफल हुए तो 5 शून्य। लेकिन छठी बार अगर सफल हो गए और आगे 1 लग गया, तो पीछे 6 शून्य है। उस दिन बहुत दुख होगा कि का 2-3 शून्य और हो जाए तो मजा आ जाता। ठीक है। तो मैंने अक्सर देखा है कि लाइफ में जो लोग बार बार असफल हो रहे हैं,
ठीक है, तो एक दिन वो जब करते हैं तो धमाका कर दे। मैंने देखा कि किसी ने 20 करोड़ नुकसान किया, तब उसका दिमाग तैयार हो गया है 50-100 करोड़ कमाने के लिए। किसी ने बोला मेरे से 100 करोड़ की गलती हो गई। अब मैंने देखा जब भी कोई बड़ा किसी ने अगर 10 लाख गवाया है तो वो 50 कमाने वाला है। 50 गवाया है, अब वो 1 करोड़ कमाने के लिए तैयार है। बस शर्त है कि वो मैदान में उतरे, खड़ा रहे, भरोसा करे, लाइसेंस से ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका 1 करोड़, जब जिस दिन तुम ये बोलोगे ना कि सर मेरे अकाउंट में 1 करोड़ कैश पड़ा है, सर कैश 1 करोड़ है, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि तुम 1 करोड़ गवा चुके हो। मतलब तुमने कमाए थे 3-4 करोड़, एक बचा है। ये लाइसेंस है उसका। अगर एक गवाया ना तो तुम 50 के लिए लाइसेंस है वो। गवाए बिना तुम प्राप्ति नहीं कर सकते। चलो आगे यहीं सेशन को वाइंड अप करते हैं। आपको जो अच्छा लगा हो इसमें डिस्कस करते हैं, सेशन को फिर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच। फीलिंग फॉरवर्ड तो जितना सुने उतना कम लगता है कि इतना अच्छा अंदर डीपली जाते हैं तो पता चलता है कि हमें क्या करते थे, क्या गलती कर रहे थे, क्या सुधार लाना चाहिए। तो आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि अपने आप पर काबू पाए, हर किसी को यह करना होगा और अपने आप पर ध्यान देना बंद करना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और दूसरी बात बताई कि हमें दूसरों को आगे लाना है, पर उनके लिए सामने वाले का भी रिस्पॉन्स चाहिए। हमें उनको आगे लाना है जो डिजर्व करता है, ना कि जिनको जरूरत है। तो वो बात भी बहुत अच्छी थी। और लीडर वो बनता है जो हमेशा एक सर्वेंट की तरह काम करता है। जैसे हमारे मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि मैं हाँ तो आप लोगों का सर्वेंट हूँ। तो ऐसी भावना होनी चाहिए, वही लीडर कहलाए। ऐसे जैसे रौब झाड़ने से कोई लीडर नहीं बनता है। हाँ। थैंक यू मच, बहुत अच्छी बात थी। अच्छे लोग अगर अच्छे होते हैं क्योंकि वो असफलता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा था। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, और काफी जोरदार सारे लोग अभियान। हैं तो उनका भी सही वेलकम बात है। है। अपना गुड नाम मॉर्निंग और सर। मुझे लीडरशिप की जो आपने बात बताई ना कि लीडरशिप लेने के लिए कितना खोना पड़ता है, और नीचे के इंसानों को ऊपर लाने के, जब दूसरों के लिए सोचोगे तभी हम लीडर बन पाएंगे। सर्वेंट की तरह काम करना है। मैं लीडर हूँ, मुझे मान दो, मैं लीडर हूँ, मुझे कोई इज्जत नहीं देता, ये काम नहीं है। जिंदगी भर वही काम करते रहेंगे तभी लीडरशिप बन पाएंगे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो इज्जत ही क्या जिसको मांगनी पड़े, ये शब्द सर दिमाग में घुस गया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मजा आया। नहीं, मैं आया हूं, आप मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं लीडर हूं आपका। अच्छा, मजे की बात कहता हूँ। किसी को बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं सर ये मेरी टीम है। क्या बोलते हैं? सर ये मेरी टीम है। लेकिन सवाल तो ये है कि टीम को मालूम है कि तुम लीडर हो? जब लीडरशिप बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर धीरे धीरे हम अंदर जाएंगे और भी चैप्टर उठाएंगे दोबारा। मेरा प्रिय सब्जेक्ट उसमें जॉन सी मैक्सवेल है ना, उसमें कलाकार है। उसने भी जीवन में बहुत गलतियां करी। उसने, मैं अब बात छेड़ी है तो थोड़ा बता देता हूं कि मैं पहली बार जब मैं चर्च में लीडर बना तो मुझे प्रमुख बनाया गया। सब सब लोगों ने चर्च में जॉन सी मैक्सवेल को ना प्रमुख बनाया गया। फिर उसने बोला कि मैं तो बड़ा खुश था कि मैं तो प्रमुख हूं। तो जब लोग बैठे तो साला मेरी तो कोई राय ही नहीं ले रहा है, और मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहे, प्रमुख बना के बैठा हूं मैं, और फैसले तो वो लोग ले रहे हैं। तब मुझे उस दिन एहसास हुआ कि प्रमुख बनने से इन्फ्लुएंस नहीं आता है। ऐसा कैरेक्टर में डेवलप करूंगा कि लोग, मेरी राय उनके लिए मायने रखती हो, तो वो लीडरशिप है ना। ये जाके उसने अपने बाप को बताया कि पिताजी आज मेरे साथ बड़ी भारी घटना हो गई कि मुझे प्रमुख तो बनाया लेकिन कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था, ना मेरी राय की इज्जत है। ऐसा लग रहा है कि प्रमुख बनाया काहे को मेरे को। तो फिर पिताजी ने हंसते हुए कहा कि बेटा यही जीवन है, तुझे अब वो जीतना है ना। फिर उसने वहां से अपने इन्फ्लुएंस को कैसे बढ़ाने का वो प्रयत्न किया, और एक दिन वो इतना महान बना कि जो भी चर्च नुकसान में होता है तो उसको वहां बेच दिया जाता है कि तू जा उस चर्च को ऊपर लेके आओ, वो माइनस में चल रहा है। और आज उसने 100 किताबें लिखी है, जॉन सी मैक्सवेल ने 100 किताब लिखी है। और पूरे विश्व में मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि वो सबसे ज्ञानी है लीडरशिप में। बहुत तगड़ी पकड़ है उसकी। और उनकी जो कंपनी है आज की तारीख में लगभग, मतलब
ऑलमोस्ट सारी कंट्री में वो फैल चुके हैं, उनकी टीम। और जो भी हमारे इंडिया में जो गुरु बन के घूम रहे हैं, ट्रेनर बन के घूम रहे हैं, उनका गुरु का गुरु का गुरु का गुरु कहीं ना कहीं उनका जो जो ऊपर सीनियर है, अपलाइन है, वो लोग 2-3 लोग है, वही है। वहां से पूरी ज्ञान की गंगा आती है। फर्क इतना है कि आपको सुबह सुबह फ्री में मिलता है, वो लोग लाखों रुपया चार्ज करते हैं, 10 लाख 20 लाख। कभी जिंदगी में ये भी सोचना कि एक दिन मैं ट्रेनिंग लेने जाऊंगा और 20 लाख की टिकट लूंगा, कभी सोचा है? 20-20 लाख, 1-1 करोड़ की टिकट होती है, 1 करोड़ की ट्रेनिंग, 1 करोड़ की। सोचो, 1 करोड़ की ट्रेनिंग, जब वो निकलते होंगे तो एक का कितना बनाएंगे वो लोग। हम तो एक को बचाने में ही लग जाते हैं। चलो छोड़ो, मुद्दा भटक जाएगा। तो बातचीत हो रही थी कि इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, लीडरशिप इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाना है। जी। इस बात का एग्जाम्पल तो बाहुबली मूवी में है। अगर किसी को नहीं हाँ। समझ में आता तो बाहुबली में है। जो बल्लाल देव जब राजा बनता है तो उनकी वैल्यू नहीं होती जितनी वो सेनापति बन के यस वो उनकी लोग करते हैं। वो जंगल में भी एक लीडर की तरह काम करता है और वो सिंहासन पर यस बैठ यस की वैल्यू नहीं करता फिर है। वो लोग उसको मारने का प्लानिंग के बोले, जब तक ये जिंदा है ना साला राजा बन के ही जिएगा। हमने उससे यस पैसा ले लिया, उससे कुर्सी ले ली, लेकिन साला गरीबों के साथ टीम बना रहा है। ये साला है ही लीडर, ये साला है यस ही लीडर। यस तो सर हमें, मतलब जब तुम्हें टीम बनाना आता है, जब तुम लीडर बन जाते हो, समझो, जब तुम्हें टीम बनाना आ गया ना तो तुम लीडर ही हो। अब तुम देखो, बहुत कल एक बहुत गहरी लाइन मैंने संतोष नायर जी की सुनी कि गाड़ी है तो ठुकेगी, गाड़ी है तो ठुकेगी, टीम है तो टूटेगी। साला यस रिपेयर सर कर, साला रिपेयर कर, शौक मत मना। टीम है तो टूटेगी, जिसके पास साला टीम ही नहीं है वो क्या तोड़ेगा। तोड़ेगा। बहुत बढ़िया सर। राइट चलो राइट सर अल्पना बिल्कुल कुछ राइट बोलना चाहते जी। हैं अल्पेश और जी कुछ? चले गए, लगता है बिजी अल्पेश हाँ सर कहीं। है नहीं नहीं, हूँ। आप क्या है, आपका ऐसा है कि 8 बजे बाद भी आप ही को बोलना है, इसलिए फिर हम क्या बोले। चलो माफ करो प्रभु, आप बोलो। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि उसमें हर स्लाइड के अंदर कुछ ना कुछ है। लेकिन जो मुझे समझ में आता है वो बस इतना आता है कि असफलता के बगैर आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। हाँ। आप अगर आप अगर असफलता को असफलता की तरह लेते हो तो आप हमेशा वो जर्नी में परेशान ही रहोगे। आपकी सफलता की जर्नी में आप परेशान ही रहोगे। इससे अच्छा असफलता को भी एंजॉय करना। असफलता से बचना नहीं है, सीखना है। किताब हर में मैंने एक बार रिव्यू लिया था पीक्स एंड वैलीज में, उसके हम्म। अंदर बहुत मस्त सेंटेंस है कि द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ अ पीक, मतलब माउंटेन का जो लोवेस्ट पॉइंट है, मतलब वो माउंटेन ही है लेकिन माउंटेन का सबसे लोएस्ट पॉइंट कहा जाएगा वो है जमीन पे। और जमीन का हाईएस्ट पॉइंट है वो है पीक, मतलब वो जमीन ही है लेकिन जमीन अब ऊपर उठ रही है और वो जमीन का हाईएस्ट पॉइंट है। वो ऐसा कह रहा है कि माउंटेन जो है ना, मतलब सफलता और असफलता मिलके ही बनता है। मतलब कि मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर गए हो काम करने के लिए तो उसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि सीधे गए और असफलता ही आ गई। तेंदुलकर आज 100 सेंचुरी मारी तो 70 टाइम वो जीरो पे आउट हुआ है, हम्म। लेकिन 70 टाइम जीरो पे आउट होने के बाद वो उसमें से सीखा कि कैसे जीरो पे आउट नहीं होते, कैसे खेलते हैं, और आज उसने 100 सेंचुरी बनाई। अगर वो जीरो पे आउट होके वो बैठ गया होता तो वो सफल नहीं हुआ होता। तो बस इतना कहना है मेरा कि आपका ये टॉपिक, मुझे, मैं बुक पढ़ूंगा, ये मैं भी कुछ मसाला निकालूंगा, लेकिन है बहुत मस्त टॉपिक कि असफलता के बिना सफलता नहीं मिल सकती। बहुत अमेजिंग टॉपिक है। तो सर आप कल पूरा निपटा दीजिए, फिर से रिव्यूज का करेंगे। थैंक यू सर। जरूर जरूर। हर बुरे अनुभव में लाभ है। वो लाइन यस भी यस बहुत अच्छी थी। और कोई बोलना चाहता है?
असफलता मिलने के बाद भी दिल पे लगनी चाहिए कि मैं असफल हो गई, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी, आगे तो जाऊंगी। उसी टाइम बैठ जाना नहीं है, हमको आगे जाने का सोचना है। और उस टाइम पे तुम्हारे चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, यस, यस, है ना? यस। कुछ करके दिखाना है, अब तो सबको दिखाऊंगी ऐसा। चलो तो और कोई बोलना चाहता है कि यहीं पे वाइंड अप करते हैं? यस, अगर कोई नहीं बोलना चाहता हाँ, असफल आज हो जाओ तो ही सफल होंगे बोलने में। चलो, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर। चलो लेट्स वाइंड अप हियर। तो आज का सेशन था असफलता के ऊपर। हमारा 3 सेशन हो गए हमारे, अब एक सेशन और बचा है, तो फिर कभी उसको टाइम पे कवर करेंगे। इसलिए लाइफ यस। में कुछ ऐसा कीजिए कि आप असफल होइए, बस। ठीक है, असफल का मतलब कि आप काम कर रहे हैं। कर रहे हैं, यस। हम्म।